हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस में इतिहास की। ठीक है, तो हिस्ट्री पहले हम जान लेते हैं, हिस्ट्री में क्या-क्या टॉपिक हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। क्योंकि इसके नोट्स इतने सही नहीं थे, कई लोग शिकायत भी कह रहे थे। तो ठीक है, फिर से देख लेते हैं, इतिहास के अच्छे से नोट्स हैं ये और अच्छे से आप पढ़ लेना, सब कुछ हो जाएगा कवर इसमें। ठीक है, और ईज़ी नोट्स हैं तो याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो जान लेते हैं इतिहास के बारे में कि इतिहास किसे कहते हैं। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इतिहास से आप क्या समझते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? कि इतिहास को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या अतीत के अन्वेषण द्वारा प्राप्त करना। ठीक है, अगर हम इतिहास की बात करें, तो ये अंग्रेजी के हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या अतीत के अन्वेषण द्वारा प्राप्त ज्ञान। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख देंगे इसके हिसाब से। भारतीय दर्शन के अनुसार संस्कृत भाषा में इतिहास शब्द इति प्लस हास आस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें, तो भारतीय दर्शन के अनुसार संस्कृत भाषा में इतिहास शब्द जो है, वो इति प्लस आस से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? तो निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो इतिहास की सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख देंगे कि अंग्रेजी के हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जानना या सत्य का अन्वेषण करना, मतलब सत्य की खोज करना। और संस्कृत भाषा की बात करें, तो इति प्लस आस से ये बना हुआ है। इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, याद कर लेता। और 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता हैं आपके हेरोडोटस। ठीक है, 1 नंबर में पूछा जाएगा कि इतिहास के पिता कौन है? तो हेरोडोटस जो हैं, वो इतिहास के पिता हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। हिस्टोरिका क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है। ये पूछ लिया जाता है कि इतिहास के पिता का नाम बताइए या हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी? या हेरोडोटस की कौन-सी पुस्तक है? तो हिस्टोरिका जो है वो इनकी पुस्तक है। अतीत या भूतकालीन सभी प्रकार की घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, चाहे वो अतीत की हो, चाहे वो भूतकालीन हो, जितनी भी घटनाएँ हैं, उनको क्रमबद्ध तथ्यों को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो इतिहास के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब कुछ परिभाषा देख लेते हैं जो इतिहासकारों ने दी है। इसमें पहली डेफिनिशन है हेनरी जॉनसन की। हेनरी जॉनसन ने क्या कहा कि भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख करना ही क्या है? इतिहास है। सिंपल सी है कि भूतकालीन जो भी घटनाएँ होती हैं, उनका उल्लेख करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो दी है वो दी है प्रोफेसर घाटे ने, इनकी भी कई बार पूछी जाती है। तो इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन एवं लेखा-जोखा है। तो याद रखना कि प्रोफेसर घाटे की कई बार डेफिनिशन पूछी जाती हैं। तो इन्होंने ही कहा था कि इतिहास जो है वो हमारे संपूर्ण भूतकाल का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है और उसका लेखा-जोखा है। रैमसन ने क्या कहा? 2018 में रैमसन की पूछी गई है। तो रैमसन ने कहा था कि इतिहास घटनाओं और विचारों का सुसंबद्ध विवरण है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनिशन है कि रैमसन ने कहा था कि इतिहास जो है वो घटनाओं या विचारों का कैसा विवरण है? तो सुसंबद्ध विवरण है। तो इतनी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब इतिहास का महत्व देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। तो पहला कि इतिहास सामाजिक वातावरण पर प्रकाश डालता है, इसलिए ये जीवन में सहायक है। क्योंकि हमें क्या है पुराने टाइम के बारे में पता चलता है, खाने-पीने का, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो वो आज के समय में भी हमें हेल्प कर देता है। दूसरा है कि ज्ञान वृद्धि का साधन है इतिहास। छात्रों को संस्कृति, परंपराओं, राष्ट्रों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इतिहास से हमें क्या होता है कि छात्रों को संस्कृति जो होती है, पहले की कैसी संस्कृति थी, क्या परंपराएँ चल रही थी पहले, ठीक है, राष्ट्र वगैरह जो भी थे, उन सभी का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान वृद्धि में सहायक है। तीसरा है कि देश प्रेम की भावना को जागृत करने में सहायता मिलती है। ठीक है, जो देश प्रेम की भावना है, जैसे कि आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ ली, अमेरिका की क्रांति पढ़ ली, चीन की पढ़ ली, वियतनाम की पढ़ ली, तो इससे क्या है कि देश प्रेम की भावना भी विकसित होती है। और लास्ट है कि व्यापक दृष्टिकोण को विकास करने में भी सहायता मिलती है। ठीक है, तो व्यापक दृष्टिकोण भी विकसित होता है। तो ये है क्या? इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लिख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब ऐसे कौन से सोर्स हैं, ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए निम्नलिखित स्रोत हैं जिसमें 2 आ जाते हैं मुख्य रूप से। पहला आता है आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा आता है पुरातात्विक संबंधी सामग्री। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत है और दूसरा कौन-सा है? तो पुरातत्व संबंधी सामग्री। ये 2 सोर्स हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। 2016 और 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें, तो साहित्यिक स्रोत में 2 चीज़ें आ जाती हैं, पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य की अगर हम बात करें तो इसमें वेद, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ आदि
ये सारी चीज़ें धार्मिक साहित्य में आ जाती हैं। जबकि अगर हम लौकिक साहित्य की बात करें, तो इसमें किसी भी जो पुराने लोग हैं, उनका यात्रा वर्णन, तत्कालीन समाज के लेखकों की पुस्तक आदि, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि सोर्स 2 हैं। पहला साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसे 2 भागों में बाँटा है इसमें। इसमें 2 तरीके के साहित्य आ जाते हैं। पहला धार्मिक साहित्य में जो धर्म से संबंधित पुस्तकें होती हैं वो आ जाएँगी सारी। जिसमें वेद, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, जैन ग्रंथ आदि ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। जबकि लौकिक साहित्य में क्या आता है, तो जो भी यात्रा वर्णन होता है या जो पुराने समय के जो लेखक थे उन्होंने जो भी पुस्तकें वगैरह लिखी हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धार्मिक साहित्य की। ठीक है, धार्मिक साहित्य में पहला आता है आपका वेद। वेद एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, ये पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। वेदों से आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। अगर हम वेदों की बात करें तो वेद क्या है? तो देखिए धार्मिक साहित्य का एक स्रोत है वेद। वेद एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। ये पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान होता है। और वेदों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो वेदों से आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, उनसे पता चलता है कि आर्य कहाँ से भारत में आए थे, कहाँ पर वो बसे थे आकर, ठीक है? उनकी संस्कृति, उनकी सारी चीज़ें पता चलती हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 2019 और 16 में ये पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक है, 4 वेद होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद जो सबसे पहला लिखा गया था, सबसे पुराना वेद है, सबसे बड़ा वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, ठीक है? और फिर लास्ट में आपका अथर्ववेद। अगर हम बात करें सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है? 1 नंबर में पूछेगा, तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद में किसकी बात की गई है? तो कर्मकांडों की बात की गई है, ठीक है? तो कर्मकांड प्रधान वेद है ये यजुर्वेद। सामवेद की अगर हम बात करें, तो संगीत और स्वरों की जानकारी हमें सामवेद से मिलती है। ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सामवेद से हुई है। लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें औषधि, तंत्र मंत्र, जादू टोना इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है? तो जो भी जादू टोना है, औषधि वगैरह है, ठीक है? तंत्र मंत्र है, इनकी जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। ये चौथा वेद है, ठीक है? सामवेद की अगर बात करें तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति जो किससे हुई है? वो सामवेद से हुई है। ठीक है? संगीत और स्वरों की जानकारी मिलती है इससे। यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड प्रधान वेद है। ठीक है? कर्मकांडों की जानकारी मिलती है। जबकि ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद है ये। ठीक है? 2023 में और 22 में ये पूछा भी गया है। दूसरा जो धार्मिक ग्रंथ है वो है उपनिषद। उपनिषद की अगर हम बात करें तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। ये चीज़ याद रखना, 1 नंबर पूछेगा कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये चीज़ भी याद रखना, 1 नंबर में पूछ लेगा कि भारत का जो प्रसिद्ध आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो किससे लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। कौन-सी उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। ठीक है? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तीसरा जो धार्मिक ग्रंथ है वो है वेदांग। वेदांग की अगर हम बात करें तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। ये चीज़ याद रखना कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांग जो होते हैं वो वेदों का अर्थ समझने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है? वेदों में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं तो उनका अर्थ अगर हमें समझ में नहीं आता तो वेदांग हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है? वेदांगों से क्या होता है कि वेदों का अर्थ क्लियर होता है। ठीक है? 6 प्रकार के वेदांग हैं। कौन-कौन से हैं? तो पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना कि कौन-कौन से हैं? तो पहला आ जाएगा आपका शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, फिर आ जाएगा निरुक्त, फिर आ जाएगा छंद और लास्ट आपका ज्योतिष। ठीक है? तो ये 6 तरीके के वेदांग हैं। नेक्स्ट जो धार्मिक ग्रंथ है वो है हमारा कौन-सा? महाकाव्य। महाकाव्य 2023 और 17 में पूछा गया है। तो रामायण और महाभारत भारत के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य, ये चीज़ याद रखना कि रामायण और महाभारत जो है वो क्या है? महाकाव्य हैं। रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हैं। 1 नंबर में पूछेगा, 2016 में पूछा गया है। तो याद रखना कि रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण को कुल 7 खंडों में बाँटा गया है, जिसमें बालखंड, अयोध्याखंड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड तथा उत्तरकांड है। तो जितनी भी रामायण है वो आपको इन 7 कांडों में देखने को मिल जाएगी। ठीक है? अगर रामायण की बात करें तो ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, ठीक है? प्रेज़ेंट मतलब पहले के समय में कितने श्लोक थे इसमें? तो 6000 श्लोक थे। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी इसमें कितने श्लोक हैं? तो 24000 श्लोक हैं। इसलिए इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी इसे कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, ठीक है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। अगर हम महाभारत की बात करें यानी कि दूसरी जो महाकाव्य उसकी बात करें, तो महाभारत के रचयिता जो थे वो वेद व्यास थे। 2023 और 19 में पूछा गया है। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? जय सहता था। ये चीज़ याद रखना कि प्रारंभ में से हम जय सहता के नाम से जानते थे। महाभारत में 18 पर्वों का उल्लेख है।
ठीक है? तो जैसे-जैसे कांडों में बाँट रखा है तो इसमें 18 पर्वों में बाँट रखा है। ठीक है? तो महाभारत में 18 पर्वों का उल्लेख है। 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? तो इसमें कितने श्लोक हैं टोटल? तो उसमें 1 लाख श्लोक हैं, ये चीज़ याद रखना। इसलिए इसे सत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। जबकि उसमें 24,000 श्लोक थे रामायण में। तो महाकाव्य की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं पुराण की। ठीक है? पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। ठीक है? टोटल कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण हैं। इनमें ऋषि, मुनियों, राजाओं, अलग-अलग देवी-देवताओं की गाथाएँ हैं। ठीक है? तो इन पुराणों में क्या लिखा गया है? तो इसमें जो ऋषि-मुनि होते हैं, जो राजा-महाराजा होते थे, ठीक है? उनकी अलग-अलग और जो देवी-देवताएँ होती थी, उनकी सारी की गाथाएँ जो थी, वो इन पुराणों में देखने को मिलती हैं। इनके नाम की अगर हम बात करें तो देखिए विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण ये महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो कई सारे पुराण हैं जिसमें महत्वपूर्ण कौन-कौन से हैं? तो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, भगवत पुराण ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है? तो इनके नाम याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की। बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं बौद्ध साहित्य को? त्रिपिटक कहा जाता है। 2022 में पूछा गया है कि बौद्ध साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो त्रिपिटक है इसमें 3 प्रकार के पिटक आते हैं, कौन-कौन से? तो पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो तीनों के नाम याद रखना। जैन साहित्य की अगर हम बात करें, तो जैन ग्रंथों में महावीर जैन द्वारा लिखे गए या द्वारा दिए गए सिद्धांतों का वर्णन है, यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है? तो अगर हम जैन साहित्य की बात करें, तो उसमें महावीर जैन जो थे, उनके द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए थे, उनका वर्णन किया गया है और ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। धार्मिक साहित्य के बारे में हमने जान लिया, अब हम बात कर लेते हैं लौकिक साहित्य। यानी कि जो पुराने के समय के जो कवि वगैरह हुए, ठीक है? जो इतिहासकार हुए, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उसके आधार पे हमें जो इतिहास की जानकारी मिलती है किसी भी देश की, वहाँ के समाज की, तो वो लौकिक साहित्य में आ जाता है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि तत्कालीन रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें, तो पहले अर्थशास्त्र पुस्तक जो थी वो कौटिल्य ने लिखी थी, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारी मिलती है। ठीक है? उस समय कैसी राजनीति स्थिति थी, कैसी चीज़ें थी समाज में, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। महाभाष्य जो है वो पतंजलि ने लिखी है। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि ने लिखी है। ठीक है? ये भी काफ़ी फ़ेमस है। मुद्रा राक्षस की बात करें ये विशाख दत्त ने लिखी है। रासतरंगिणी जो उस समय की बहुत फ़ेमस थी, कल्हड़ ने लिखी है। ठीक है? और हर्षचरित्र है वो बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है? रासतरंगिणी से हमें कश्मीर की स्थिति के बारे में पता चलता है जो 8वीं शताब्दी में था कश्मीर, ठीक है? तो ऐसे करके उस समय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये सारी जो है इम्पोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ठीक है? किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछी जाएँगी। ठीक है? कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? या पाणिनि ने कौन-सी पुस्तक लिखी? मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? ठीक है? और रासतरंगिणी किसने लिखी है? हर्षचरित किसने लिखी है? ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ विदेशी यात्रियों का वृत्तांत देख लेते हैं, जिसमें यूनी, रोम के जो लेखक हैं, जिसमें पहले आ जाते हैं आपके हेरोडोटस। हेरोडोटस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने स्टोरका नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है? जिसमें भारत व फ़ार्स के संबंध का वर्णन किया गया है, ठीक है? तो स्टोरका नामक जो पुस्तक इन्होंने लिखी है, उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो भारत और वो जो फ़ारस है, उसके जो संबंध थे प्राचीन समय में, उसका वर्णन किया था, ठीक है? ये हेरोडोटस है, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। दूसरे जो है विदेशी यात्री जो भारत आए थे उनका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार में ये आए थे, सेल्यूकस के ये राजदूत थे। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम याद रखना बहुत पूछा जाता है। तो इंडिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। किसके दरबार में आए थे ये? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सेल्यूकस के ये राजदूत थे। ठीक है, इंडिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी और उस समय भारत की जो स्थिति थी उसका वर्णन किया था इन्होंने अपनी पुस्तक में। तीसरे हैं पिल्ली। पिल्ली की अगर हम बात करें तो इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की थी। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री और ये सारे कहाँ के लेखक हैं? तो यूनानी और रोम के लेखक हैं। ठीक है, इसमें हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लिनी आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं चीनी लेखकों की। चीनी लेखकों में सबसे पहले आते हैं आपके फायान। ठीक है, फायान कब आए थे? तो ये चीनी बौद्ध भिक्षु थे। पुस्तक थी इनकी फोक्यो की। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है फोक्यो की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आए थे और भारत आने वाले पहले चीनी यात्री थे ये। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, ये गुप्त वंश के जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, समुद्रगुप्त के पुत्र थे ये, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि ली हुई थी इन्होंने और इन्हीं के समय में फायान भारत आए थे। ये पहले चीनी यात्री थे जो भारत आए थे। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी फोक्यो की। ठीक है, और पहले चीनी यात्री थे, इतनी चीज़ याद रखना, ठीक है। फिर तीसरे जो हैं वो सॉरी दूसरे जो चीनी यात्री हैं वो हैं हेनसांग। हेनसांग जो थे, ये हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे और उन्होंने पुस्तक लिखी थी सीयू की। ठीक है, इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है।
हेनसांग को, ठीक है? 7वीं शताब्दी के लगभग ये आए थे, हर्षवर्धन के समय में ये आए थे और इन्होंने पुस्तक लिखी थी सीयू की, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है हेनसांग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अरबी लेखकों की। अरबी लेखक जब तब आए थे जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आ गए थे, इन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। जैसे जो पहले हैं अल-बरूनी, अल-बरूनी आए थे महमूद गज़नबी के समकालीन, ठीक है? जब महमूद गज़नबी ने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है? तब ये आए थे अल-बरूनी और इनकी पुस्तक है किताबुल हिंद और तहकीक-ए-हिंद, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही पूछी जाती हैं काफ़ी, ठीक है? तो नाम याद रखना किताबुल हिंद और तहकीक-ए-हिंद, ये दोनों पुस्तक लिखी थी अल-बरूनी ने, जो महमूद गज़नबी के समकालीन आया था, ठीक है? भारत में। तो साहित्यिक स्रोतों के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में, ठीक है? 2022 में पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पूछा गया है, तो ये वो सोर्स हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। यह कालक्रम का सही ज्ञान कराने वाले स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आती हैं, ठीक है? जैसे धार्मिक स्रोत जो थे या साहित्यिक स्रोत जो थे, ठीक है? उनसे हमें क्या है कि किताबों वगैरह से हमें जानकारी प्राप्त होती थी इतिहास की, लेकिन ये पुरातात्विक स्रोत हैं, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? कोई अभिलेख हमें पुराना मिल गया, कोई मुद्रा मिल गई हमें ज़मीन में पड़ी हुई, ठीक है? मतलब ज़मीन के अंदर। कोई स्मारक ऐसा देखने को मिल गया जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है? भवन जैसे मोहनजोदड़ो जो है या हम कहें हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता, इनसे कई सारे भवन हमें देखने को मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, चित्रकला देखने को मिल जाती है, भीमबेटका की गुफाएँ जो हैं, ठीक है? इनसे क्या हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पुरातात्विक स्रोतों में, ठीक है? तो ये कालक्रम का क्या करते हैं, सही ज्ञान कराने वाले स्रोत हैं। उत्खनन से प्राप्त सामग्री, अगर हम उत्खनन से देखें, ठीक है, जो खोद-वोद कर हम निकालते हैं, तो उसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल, कालीबंगा, रोपड़ आदि से जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वो उत्खनन से प्राप्त सामग्री है। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अभिलेखों की, 2019 में पूछा गया इसके बारे में। अभिलेखों के अंतर्गत शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ताम्रपत्र, प्रशस्तियाँ, स्मारक, दानपत्र आदि आते हैं। ठीक है? अभिलेख से मतलब वही है कि हाथों से जो लिखे गए हैं, ठीक है? इनके अंतर्गत कौन-कौन से आ जाते हैं? पत्थरों पे हम लिख देते हैं। तो इसमें शिलालेख देखने को मिलेंगे, स्तंभलेख यानी कि जो स्तंभों के ऊपर जो लेख देखने को मिलते हैं, ठीक है? गुहालेख जो गुफाओं के अंदर लेख देखने को मिलते हैं, ताम्रपत्र जो हैं, प्रशस्तियाँ जो हैं, स्मारक जो हैं, दानपत्र, ये सारी चीज़ें अभिलेखों के अंतर्गत आ जाती हैं। अभिलेखों की अगर भाषाओं की बात करें कि कौन-कौन सी भाषाएँ उसमें देखने को मिली हैं, तो इसमें आपको संस्कृत देखने को मिलेगी, प्राकृत, पाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक है? तो इन भाषाओं में जो है अभिलेख मिले हैं, ये सारी भाषाएँ उसमें लिखी होती थी, या तो संस्कृत मिलेगी, प्राकृत, पाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम। अभिलेख की अगर हम बात करें कौन-सी लिपि में खुदे हुए हैं, ठीक है? तो इनकी लिपियों की अगर हम बात करें तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में सबसे ज़्यादा जो अभिलेख है वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है? जो ब्राह्मी लिपि आपने पढ़ी होगी और खरोष्टी लिपि, इनमें सबसे ज़्यादा जो अभिलेख है वो मिले हैं। प्रमुख अभिलेखों की अगर हम बात करें तो ये चीज़ याद रखना, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो काफ़ी फ़ेमस है। मेहरौली का लौह स्तंभ जो है वो काफ़ी फ़ेमस है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख ये फ़ेमस है और कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है? ये सारे जो अभिलेख हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, मेहरौली का लौह स्तंभ है, इसमें कभी जंग नहीं लगती ऐसा कहा जाता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख है और कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। तो ये सारे प्रमुख अभिलेख हैं जो मिले हैं। स्मारकों की अगर हम बात करें तो स्मारकों को 2 भागों में बाँटा गया है। ठीक है? पहले भारतीय स्मारक और दूसरे विदेशी स्मारक। भारतीय स्मारकों में कौन-कौन से देखने को मिलते हैं? तो काशी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, तक्षशिला आदि सभी स्थानों पर इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है? जो भारतीय स्मारक है, जो भारतीय राजाओं ने बनवाए हैं, ठीक है? तो इनके साक्ष्य मिले हैं आपको काशी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, तक्षशिला आदि स्थानों पर। अगर हम बात करें विदेशी स्मारकों की जो विदेशों में मिले हुए हैं, ठीक है? इतिहास की जानकारी तो हमें विदेशों से भी मिलती है, वहाँ पे भी स्मारक बनवाए गए। तो वहाँ के जो विदेशी स्मारक हैं उनमें जावा में मलाया, कोचीन, बोनिया, कंबोज आदि से साक्ष्य मिले। ठीक है? ये वो जगह हैं जहाँ पर विदेशी स्मारक देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें मुद्राओं की तो कई सारी मुद्राएँ देखने को मिली हैं। वो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ये चीज़ याद रखना कि जो सिक्के हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो जब भी हम ज़मीन-वमीन की खुदाई करते हैं, तो कई सारे साक्ष्य हमें देखने को मिल जाते हैं। पहले के समय में अगर आप पेपर पढ़ेंगे, तो उसमें देखने को मिलता है कि सिक्कों से भरा मटका मिला है, कहीं कुछ मिला, कहीं कुछ मिला। तो ये चीज़ें मिलती रहती हैं। तो सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन काल की मुद्रा की बात करें, ठीक है? तो इसमें आपका पहले आ जाता है शतमान। शतमान जो है वो रजत सिक्का है। निष्क की बात करें तो स्वर्ण सिक्का मतलब सोने के सिक्के को निष्क कहते थे। ठीक है? इसे सीथियन या पीथियन मुद्रा भी कहते हैं। सॉरी पर्थियन मुद्रा भी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। आपको बस इतना याद रखना कि प्राचीन समय में अलग-अलग समय में जो भी राजा होते थे, वो अपने-अपने सिक्के चलाते थे। ठीक है? किसी में वो खुद की चित्र बनवाते थे, कहीं भगवान का चित्र बनवाते थे। तो ऐसे करके
सिक्कों से उनके समय की जानकारी भी मिलती है। जैसे अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। तो उसके समय में हम जानकारी निकालते हैं कि कैसा उसका शासनकाल रहा होगा कि उसने चमड़े के सिक्के चलवाए, कहीं सोने के सिक्के चलवाए थे कुछ राजाओं ने, तो हम कह सकते हैं बहुत खुशहाली होगी, बहुत अमीर होगा, बहुत रुपए होगा उसके पास इसलिए उसने सोने के सिक्के चलाए। ठीक है? तो ऐसे करके ये चीज़ें। भारतीय मुद्रा की बात करें, तो भारतीय शासकों ने अपने शासनकाल में कई प्रकार की मुद्रा चलवाई। इनमें मौर्य, शुंग, सातवाहन वंश, गुप्त व वर्धन वंश ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो जो भारतीय राजा थे, इन्होंने भी जो शासक रहे, उन्होंने बहुत सारी मुद्राएँ चलाई। जिसमें मौर्य वंश ने अपनी मुद्रा चलाई, शुंग वंश ने, सातवाहन वंश ने, गुप्त वंश ने, वर्धन वंश ने। जो भी मुद्राएँ चलाई, वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन जो बनते हैं इससे, उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है? इम्पोर्टेंट है। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? ठीक है, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो क्या करते हैं चीज़ों को खुदाई करते हैं, फिर जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहा जाता है। 1 नंबर में आता है, सिंपल सा है, ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें टर्म दे देंगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो अच्छे से याद रखना कि जो भी खुदाई से ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाकर उनका अध्ययन करते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। त्रिपिटक किस ग्रंथ से संबंधित है? मतलब त्रिपिटक जो ग्रंथ है, वो किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्शन में आपको बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा, जैन धर्म देखने को मिलेगा, वैदिक धर्म देखने को मिलेगा। तो याद रखना कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है? त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित है? तो बौद्ध साहित्य से ये संबंधित है। फिर है कि प्राचीन काल में 2 महाकाव्य के नाम लिखिए। ठीक है, तो महाकाव्य में 2 आते थे आपके रामायण और महाभारत 2023 और 17 में पूछे गए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वही लिखे हैं इसमें, ठीक है? तो रामायण और महाभारत जो है, ये 2 महाकाव्य हैं। महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? अन्य दूसरा नाम कौन-सा है? तो जय सहायता के नाम से जाना जाता है। कितने श्लोक थे इसमें? तो 1 लाख श्लोक थे। रामायण की अगर बात करें तो इसमें कितने श्लोक थे? तो इसमें 24,000 श्लोक थे। ये चीज़ याद रखना। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और वेद व्यास जो थे उन्होंने महाभारत लिखी थी। सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। या कह सकते हैं सबसे पहले कौन-सा वेद लिखा गया? तो ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था। अगर पूछा जाए कि भारतीय जो संगीत है उसकी उत्पत्ति किससे हुई? तो सामवेद से हुई। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ठीक है, तो याद रखना कि जो चरक संहिता पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। फिर है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में किस काल से संबंधित वर्णन मिलता है? ठीक है, जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, वो किसने लिखी थी? तो कौटिल्य ने लिखी थी। इनका अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त भी इन्हें कहते थे हम लोग। ठीक है, और ये किस काल से संबंधित है? तो ये मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, और एक चीज़ इम्पोर्टेंट और है कि इन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। आज के समय में अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन इस अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स की बात नहीं की गई। इसमें बात की गई थी पॉलिटी की। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है वो पॉलिटी से संबंधित है, ये चीज़ याद रखना। राजनीति शास्त्र से ये संबंधित थी। ठीक है, पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है लेकिन ये किससे संबंधित है? तो राजनीति शास्त्र से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। मतलब जो विदेशी यात्री हैं उनके आपको नाम लिखने। तो देखिए मेगास्थनीज जो सबसे पहला यात्री भारत में आया था, फिर फायान आया, फिर हेनसांग आया, फिर इत्सिंग आया, ठीक है? उसके बाद अल-बुरूनी आया, बहुत सारे आए हैं, ठीक है? फिर इब्न बतूता भी आया था, ठीक है? तो ये सारे विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट कि पद्मावत नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है? पद्मावत पुस्तक किसने लिखी थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा था। तो वेद का शाब्दिक अर्थ था आपका ज्ञान, ठीक है? ज्ञान जो है वो वेद का शाब्दिक अर्थ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया कि इतिहास घटनाओं एवं विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, ये किसने कहा था? तो ये रैमसन ने कहा था, मैंने बताया था ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इतिहास घटनाओं एवं विचारों की उन्नति का क्या है? सुसंबद्ध विवरण है, ये कहा था रैमसन ने। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। बड़ा टॉपिक था, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अच्छे से इसे पढ़ लेना, नोट्स अच्छे हैं और बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, हिस्ट्री जितनी भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।